हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड आज हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। जो हमारा ये प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित। दोस्तों, हमने इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है अपने चैनल में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और देख सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी आज हम जो कराने वाले हैं वो यहाँ पे जो 4 नंबर में है टीकाकरण और 5 नंबर में है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दोस्तों जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो 8 क्वेश्चन आएंगे, और जो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत है वो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के 14 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे पूरे जो एमसीक्यू हैं वो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको यहाँ पे देने वाले हैं दोस्तों। और ये सिलेबस अभी हमारा चलता ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बाकी के जो वीडियो हैं वो वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा चैनल है और यहाँ पे आपको ये जो वीडियोज़ हैं, ये 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ये इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा कर के और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे बना रखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एमसीक्यू हब के नाम से। यहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं कि आज हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, ये पाठ्यक्रम प्रथम पाठ्यक्रम जो है तो प्रथम खंड है, जिसका पार्ट 3 वीडियो है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे हमने टॉपिक बनाया है। चौथे नंबर के टॉपिक है टीकाकरण और 5वें नंबर में है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेबस भी हमने सेपरेट करके दिखाया है 4 और 5 नंबर में। ये जो मेन टॉपिक है हमारा टीकाकरण। अब टीकाकरण से संबंधित दोस्तों इतने सारे टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम में, उन्हीं को मैंने कवर किया है। और ये जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं अभी स्क्रीन में, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको हम कराएंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो सभी ये जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर को कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में यूआईपी कहते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1978, 1985, 1990 या 2000। 1978, 1985, 1990 या 2000 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1985। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पोलियो, खसरा, तपेदिक, जिसको टीबी भी कहते हैं, या डिप्थीरिया। किसके लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है तपेदिक, टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी की वैक्सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन में। पहला ऑप्शन है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको शॉर्ट में ओपीवी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है डीपीटी, बीसीजी और एमएमआर। तीसरा ऑप्शन है ओपीवी, रोटा वायरस और डीपीटी। और डी नंबर में है केवल बीसीजी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खसरा रूबेला, जिसको एमआर कहते हैं, वैक्सीन पहली बार कब दी जाती है? जो खसरा की जो वैक्सीन है, जिसको रूबेला कहते हैं, ये पहली बार कब दी जाती है? तो ऑप्शन है जन्म के समय, या 6 सप्ताह,
या 9 महीने या 16 से 24 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 महीने। 9 महीने बाद ये खसरा का जो वैक्सीन है जिसको रूबेला कहते हैं ये दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा टीका उपयोग किया जाता है। पोलियो को जड़ से उखाड़ने के लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीका का नाम क्या है। ये ऑप्शन है BCG, OPV और IPV, DPT या MMR। अब इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है OPV और IPV। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन से रोगों के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। पेंटावैलेंट कोई वैक्सीन होती है, इसमें कौन कौन से रोगों के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हेमाफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, या कि ऑप्शन नंबर बी है पोलियो, BCG, डिप्थीरिया, खसरा, रूबेला, या कि है हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, टेटनस, खसरा, डेंगू और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, पेंटावैलेंट वैक्सीन जो लगाई जाती है उसके लिए है डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। अगला क्वेश्चन है रोटावायरस वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। डेंगू, निमोनिया, डायरिया या खसरा। तो इसका राइट आंसर है डायरिया के लिए दिया जाता है रोटावायरस वैक्सीन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DPT वैक्सीन में कौन कौन से तत्व होते हैं। DPT जो वैक्सीन लगाई जाती है इसमें कौन कौन से वैक्सीन तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, रूबेला, पोलियो या हेपेटाइटिस बी, टेटनस, काली खांसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है, DPT। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी का एक एक अक्षर ये यहाँ पे लिया गया है DPT का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है। जन्म के समय, 6 सप्ताह, 9 महीने या 1 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा टीका शामिल नहीं है। अब ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो होता है इसमें से कौन सा टीका शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जेई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस या कोविड-19 वैक्सीन, पेंटावैलेंट या रोटावायरस वैक्सीन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोविड-19 वैक्सीन। ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 1985, 1995, 2000 या 2010। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1995 मतलब 1995। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी मार्किंग खुद करनी है, कैलकुलेट करनी है और हमको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है। ठीक है, जिससे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल पे है और किस लेवल तक आपको अभी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये मार्किंग भी करते चलिएगा कि आपका कितने नंबर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है MMR वैक्सीन किन रोगों से बचाती है। ऑप्शन है मम्प्स, मलेरिया, रूबेला, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला या मेनिनजाइटिस, मीजल्स, पोलियो या खसरा, टेटनस और रूबेला। तो दोस्तों यहाँ पे आप नाम जैसा कि देख पा रहे हैं MMR। ठीक है, MMR में अब देखिए खसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि खसरा ये M से शुरू ही नहीं है और यहाँ पे जो मेनिनजाइटिस, मीजल्स, पोलियो है ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें से ऊपर के ही दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, आप टिक करके बता सकते हैं कि कौन सा होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टेटनस वैक्सीन आमतौर पर कब दी जाती है। जो टेटनस की वैक्सीन है वो आमतौर पर कब दी जाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे केवल बच्चों को, केवल गर्भवती महिलाओं को,
चोट लगने पर या गर्भावस्था में, या ऑप्शन नंबर डी है केवल नवजात शिशु को। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी पता है कि जब कभी भी हमको चोट लगती है ना, चाहे शीशे से चोट लग जाए या लोहे से चोट लग जाए, तो हम हमेशा जो है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो यहाँ पे इसका आपका जो सॉलिड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोट लगने पर या गर्भावस्था में भी टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका इंजेक्शन और ओरल दोनों रूपों में उपलब्ध है? मतलब ऐसा कौन सा टीका है जिसको इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है और ओरल भी दिया जाता है? तो ऑप्शन में है पोलियो, डीपीटी, टेटनस या एमएमआर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है पोलियो, क्योंकि पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है और पोलियो पिलाई भी जाती है। ठीक है, तो ये इसका दोनों रूपों में ये उपलब्ध होता है ये टीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जेई वैक्सीन कब दी जाती है? ठीक है, जो जेई वैक्सीन है वो कब दी जाती है, मतलब कितने दिनों बाद दी जाती है? तो 6 सप्ताह, 9 महीने, 16 से 24 महीने या 5 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 महीने। 9 महीने बाद जो है तो जेई वैक्सीन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? 5, 10, 12 या 15? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, 12 कार्यक्रम के तहत 12 रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में। ठीक है, अगला है, रूबेला वैक्सीन किससे बचाव करती है? जो रूबेला वैक्सीन है तो किस रोग से बचाव करती है? इसका जो ऑप्शन है डेंगू है या टिटनेस है, बच्चों में जन्मजात विसंगतियां या मलेरिया? तो दोस्तों जो रूबेला वैक्सीन होती है तो ये बचाव करती है बच्चों में जन्मजात विसंगतियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितनी खुराकों में दी जाती है? मतलब कितनी बार में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को दी जाती है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो राइट आंसर है 3 बार में, 3 खुराकों में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। 3 खुराकों में, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका ग्रीवा कैंसर से बचाव करता है? ग्रीवा कैंसर जो होता है उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है? ऑप्शन है डीपीटी, एचपीवी, एमएमआर या ओपीवी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एचपीवी। एचपीवी नाम का जो टीका है वो ग्रीवा कैंसर से बचाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जो बोर्ड है इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि एचपीवी जो टीका है तो इससे क्या किसके लिए यूज किया जाता है, और ऑप्शन में यही रोगों के नाम दे देगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि एचपीवी टीका जो है तो ग्रीवा कैंसर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण की निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो टीकाकरण की निगरानी है वो किसके द्वारा किया जाता है? WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, या कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, या यूनेस्को द्वारा? तो दोस्तों जो टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी है ये करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, बीसीजी वैक्सीन शरीर में किस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है? तो बीसीजी जो वैक्सीन होती है तो ये किस प्रकार की यहाँ पे क्षमता विकसित करती है, प्रतिरोधक क्षमता? तो इसका जो राइट आंसर है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नाम की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको विकसित करती है कौन? बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहली बार डीपीटी वैक्सीन कब दी जाती है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहली बार डीपीटी वैक्सीन कब दी जाती है? ऑप्शन है जन्म के समय, 6 सप्ताह, 9 महीने या 16 से 24 महीने। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में पहली बार डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोलियो के खिलाफ किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है? तो पोलियो के खिलाफ किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है? सेल मेडिएटेड, ह्यूमरल, या कि दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया ना कि जो पोलियो के खिलाफ है
तो उसका इसमें से सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल दोनों है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, सेल मेडिएटेड भी और ह्यूमरल भी। ये इस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित करती है पोलियो। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डीपीटी वैक्सीन कितने कुल डोज में दी जाती है? जो डीपीटी की वैक्सीन है तो कुल कितने डोज में दी जाती है? 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में या 5 बार में? तो इसका जो राइट आंसर है 5 बार में दी जाती है। ठीक है, डीपीटी की जो वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, टीबी का सबसे सटीक परीक्षण कौन सा है? जो टीबी है, तपेदिक जिसको कहते हैं, इसका सबसे सटीक परीक्षण क्या है? अगर इसको टेस्ट करवाना चाहें तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जिसको मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी किसने विकसित किया था? जो ओरल पोलियो वैक्सीन है तो इसको किसने विकसित किया था? यहाँ पे उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो पहला नाम है जोनास साल्क, दूसरा है एल्बर्ट साबिन, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हो नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो नाम बचे हैं 3 नामों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्बर्ट साबिन। ठीक है दोस्तों, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस लेवल के क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, और अगर किए थे तो अच्छी बात है, फिर भी आप वीडियो देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप नहीं देखे थे तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में काली खांसी के लिए कौन सा तत्व होता है? जो डीपीटी वैक्सीन है तो काली खांसी के लिए कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है टॉक्साइड, निष्क्रिय बैक्टीरिया, जीवित कमज़ोर बैक्टीरिया या प्रोटीन अंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों निष्क्रिय बैक्टीरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली आईपीवी का पूरा नाम क्या है? टीकाकरण में जो आईपीवी यूज होती है इसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, इंडियन पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इंटेंसिव पोलियो वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो आईपीवी का जो पूरा नाम है वो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएमआर वैक्सीन कितने डोज में दी जाती है? जो एमएमआर वैक्सीन है ये कितने डोज में दी जाती है? 1 डोज, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 डोज में दी जाती है एमएमआर वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण में बूस्टर डोज का क्या उद्देश्य होता है? भाई टीकाकरण में जो बूस्टर डोज लगाते हैं, जैसे अभी कोरोना के लिए जो वैक्सीन लगा रहे थे ना, तो बूस्टर डोज दे रहे थे, तो इनका उद्देश्य क्या होता है बूस्टर डोज देने का? तो यहाँ पे ऑप्शन है शरीर में अधिक एंटीबॉडी बनाना, टीकाकरण की प्रभावशीलता बढ़ाना, लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसीलिए जो बूस्टर डोज दिया जाता है कि शरीर में एंटीबॉडी भी बनी रहे, टीकाकरण की प्रभावशीलता भी बढ़ी रहे और लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाए रखे, है ना, इसके लिए बूस्टर डोज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका क्या जवाब आपको पता है? अगर आपको जवाब पता है तो आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, कि पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस दिवस है। तो ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या 21 जनवरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम और कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के दिन ही पल्स पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? जो रोटा वायरस वैक्सीन है तो किस प्रकार की बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? पीलिया, मलेरिया, डायरिया या टेटनस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरिया। ठीक है, डायरिया को रोकने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या सूजन क्यों होती है? जैसे अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को जब टीकाकरण होता है तो उस बच्चे को बुखार हो जाती है, या कि जिस स्थान पर टीका लगाया जाता है वहाँ पे सूजन हो जाता है, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यहाँ पे 3 ठो लिखे हैं कि शरीर की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया के कारण, संक्रमण के कारण, या खराब वैक्सीन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शरीर की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया के कारण टीकाकरण के बाद हल्का सा बुखार या सूजन हो जाता है ना। क्योंकि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, प्रतिक्रिया करने लगती है, इसलिए थोड़ा सा बुखार और या सूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय टीकाकरण होता है कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है नवजात और शिशुओं को बीमारियों से बचाना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक बीमारियों को समाप्त करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होता है तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं कि नवजात और शिशुओं को बीमारी से भी बचाना है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है, और संक्रामक बीमारियों को भी समाप्त करना है। ये राष्ट्रीय टीकाकरण का उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? जो हेपेटाइटिस बी है वो संक्रमण है वो किस तरह से फैलता है? तो ऑप्शन है दूषित पानी से, या ऑप्शन नंबर बी है रक्त और शारीरिक द्रवों के संपर्क से, या मच्छरों के काटने से, या भोजन के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी संक्रमण है वो फैलता है रक्त और शारीरिक द्रवों के संपर्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबी का टीका किस प्रकार दिया जाता है? जो टीबी हो जाती है किसी किसी को ना, तपेदिक जिसको कहते हैं, इसका जो टीका है तो किस प्रकार दिया जाता है? मौखिक, या इंट्रामस्कुलर, या इंट्राडर्मल, या सबक्यूटेनियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल प्रकार से दिया जाता है टीबी का टीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ये दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जो मिशन इंद्रधनुष था तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का, तो सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसीवी वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? जो पीसीवी बीमारी है तो किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? निमोनिया, पोलियो, टेटनस, या हेपेटाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। निमोनिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी? पीसीवी वैक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेई वायरस मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? जो जेई वायरस है, ये जेई इसका फुल फॉर्म है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये वायरस है तो मुख्य रूप से ये किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन है दूषित पानी, दूसरा ऑप्शन है संक्रमित मच्छरों के काटने से, या संक्रमित भोजन करने से, या मानव संपर्क से। तो दोस्तों जो जेई वायरस होता है तो ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित मच्छरों के काटने से। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले वैक्सीन चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, की खोज किसने की थी? जो वैक्सीन है चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या जोनास साल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हालांकि हमने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से भी कुछ पूछेगा। अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं
तो आपको फिर और कोई वीडियो देखने की या और कहीं से और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो आप ध्यान से देखिए और ऐसा मत देखिए कि एक बार देखे फिर दोबारा भूल गए। अगर आपको भूलने की समस्या है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर अपना नोट्स भी बनाते चलें। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे और देखकर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा याद करने के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ठीक है। रेबीज का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। दोस्तों, रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर ने तो की थी, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है आपसे 41 क्वेश्चन नंबर का, इसको आप बताना है कि जो रेबीज है तो रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज जो टीका लगता है तो कब लगता है, किस स्थिति में लगता है, रेबीज का रोग जो है तो कब होता है, ठीक है। किसके काटने से रेबीज होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलियो के इंजेक्शन वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो के इंजेक्शन वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो उन्होंने किया था, जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। आईपीवी की जो खोज की थी इंजेक्शन वैक्सीन की, तो वो है जोनास साल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर कुछ मिल जा रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं कि टीबी के लिए बीसीजी, मतलब टीबी के लिए जो दवाई है, टीका है, वो कौन सा है? बीसीजी है। तो बीसीजी की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केलमेट और गुएरिन के द्वारा किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है केलमेट और गुएरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों, यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है, इसलिए हमने इनको भी कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेटा और ग्रेवियल ने किया था, ठीक है। ग्रेटा और ग्रेवियल डीपीटी का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विकसित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बारुच ब्लमबर्ग, अल्बर्ट साबिन, लुई पास्चर या जोनास साल्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बारुच ब्लमबर्ग, ठीक है। बारुच ब्लमबर्ग को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विकसित करने का श्रेय जाता है, बारुच ब्लमबर्ग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएमआर वैक्सीन की खोज किसने की थी? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमएमआर है, ये एमएमआर किसका है फुल फॉर्म? तो ये है मीजल्स, मम्स और रूबेला, इन तीनों को शॉर्ट में एमएमआर कहा जाता है। इस वैक्सीन की खोज किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन है मॉरिस हिलमैन, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क या रॉबर्ट कॉख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉरिस हिलमैन। मॉरिस हिलमैन ने एमएमआर वैक्सीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एचपीवी वैक्सीन जो ग्रीवा कैंसर से बचाव करती है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया कि ग्रीवा कैंसर से बचाव कौन करती है? एचपीवी वैक्सीन करती है। तो इसको किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो इनका जो नाम है वो है इयान फ्रेजर। इयान फ्रेजर ने इसको विकसित किया था, एचपीवी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन जो बच्चों में डायरिया रोकने के लिए दी जाती है, किस वैज्ञानिक ने की थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि रोटा वायरस वैक्सीन। अब रोटा वायरस वैक्सीन किस लिए होता है? कि बच्चों में डायरिया को रोकने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन होती है। तो इस रोटा वायरस वैक्सीन की खोज किसने की थी, किसने इसको डेवलप किया था? तो उनका नाम है पॉल ऑफिट और स्टैनली प्लॉटकिन ने, ठीक है। ये इनका नाम है, पॉल ऑफिट और स्टैनली प्लॉटकिन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निमोनिया वैक्सीन विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, जो निमोनिया वैक्सीन है तो इसको डेवलप करने का, इसको विकास करने का, इसको खोज करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ऑप्शन है अल्फ्रेड आइवर्सन, जोनास साल्क, मॉरिस हिलमैन या लुई पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड आइवर्सन।
अल्फ्रेड आइवर्सन नामक वैज्ञानिक ने निमोनिया के वैक्सीन को खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में संक्रमण फैलाना है? नहीं। रोगों से प्रतिरक्षा विकसित करना, दवाओं का उपयोग कम करना, या अस्पतालों की संख्या बढ़ाना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोगों से प्रतिरक्षा विकसित करना टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है? टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है? संक्रामक रोग, मानसिक रोग, आनुवंशिक रोग, या हार्मोनल समस्याएं? तो दोस्तों टीकाकरण से संक्रामक रोग की बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, टीकाकरण इसीलिए किया जाता है ताकि जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको समाप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण से कौन सा रोग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है? ऐसा कौन सा रोग है जिसे टीकाकरण से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया है पोलियो, चेचक, खसरा, या डिप्थीरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेचक। ठीक है, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, इसको टीकाकरण के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है? टीकाकरण कार्यक्रमों को कौन सा वैश्विक संगठन है जो बढ़ावा देता है? WHO, यूनेस्को, FAO, या यूनिसेफ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका 5 घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि कौन सा टीका 5 घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से घुमा के इसके पहले हमने किया है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट ये 5 घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए जैसे पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पेंटागन मतलब 5, ठीक है, हेक्सागन यानी 6 होता है। तो यहाँ पे 5 घातक बीमारियाँ बोल रहा है ना, तो यहाँ पे सीधा आपको पेंटावैलेंट में टिक कर देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, आनुवांशिक, या मानसिक? तो जो टीकाकरण है ये दोस्तों कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा टीका नहीं आता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा टीका नहीं आता है? अब यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे कोविड-19 ऑप्शन नहीं है, समझ गए ना? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है BCG, रोटा वायरस, इंसुलिन, या हेपेटाइटिस बी। दोस्तों ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि ये तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण में बूस्टर डोज क्यों दी जाती है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा बदल गया है। टीकाकरण में बूस्टर डोज क्यों दी जाती है? इसका ऑप्शन बदल गया है कि रोग को बढ़ाने के लिए, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए, केवल दवा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, या दवा की कीमत बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए टीकाकरण का बूस्टर डोज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका मातृ एवं शिशु टिटनेस उन्मूलन में मदद करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा टीका है जो मातृ एवं शिशु टिटनेस उन्मूलन में मदद करता है? DPT, TT, BCG, या MMR? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, TT है ना, टिटनेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस टीके से डायरिया से बचाव किया जा सकता है? ऐसा कौन सा टीका है जिससे डायरिया से बचाव किया जा सकता है? अब देखिए
क्वेश्चन हमने इसके पहले आपको करा ही दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको याद आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है MMR, DPT, रोटा वायरस या पोलियो। ठीक है, तो दोस्तों जो डायरिया से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है उस टीके का नाम है रोटा वायरस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण किस प्रकार के रोगों से बचाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है कि जो टीकाकरण हम करवाते हैं तो किस प्रकार के रोगों से बचाता है। वायरल और बैक्टीरियल रोग, हार्मोनल रोग, आनुवंशिक रोग या मानसिक रोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरल और बैक्टीरियल रोगों से हमारा ये टीकाकरण बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीकाकरण से कौन से रोग 100% रोके जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। ठीक है, टीकाकरण से तो कौन सा है, मलेरिया है, टिटनस है, हेपेटाइटिस है या खसरा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खसरा। ठीक है, और खसरा के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा टीका, रूबेला। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। पोलियो को समाप्त करना या सभी बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों को पोषण देना, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाना। नहीं, अब यहाँ पे पोलियो की बात हो रही है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो को समाप्त करना पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यदि किसी बच्चे को टीकाकरण नहीं कराया जाता है तो उसे किसका खतरा सबसे अधिक होता है। तो उसे जो है तो किस प्रकार का खतरा सबसे अधिक होता है अगर किसी बच्चे को टीकाकरण नहीं है तो। अब यहाँ पे ऑप्शन है संक्रामक रोगों का खतरा रहता है या मानसिक रोगों का या मोटापे का या हृदय रोगों का। तो दोस्तों टीकाकरण का जो काम होता है ना, तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए कराया जाता है टीकाकरण। और जिस बच्चे को यदि टीकाकरण नहीं कराया गया है तो उससे किसका खतरा बना रहेगा, संक्रामक रोगों का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार हो रहे हैं। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए, क्योंकि हमने सभी टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टीकाकरण ना कराने से कौन सा रोग सबसे तेज़ी से फैल सकता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था कि टीकाकरण अगर नहीं कराया जाता है तो किसका खतरा बना रहता है, तो वह संक्रामक रोगों का। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि टीकाकरण न कराने से कौन सा रोग सबसे तेज़ी से फैल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैंसर, टाइफाइड, खसरा या मधुमेह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खसरा। अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो खसरा जो रोग है वो सबसे तेज़ी से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण न होने की वजह से निम्न में से कौन सा रोग महामारी का रूप ले सकता है। अब देखिए, अगर आप टीकाकरण नहीं करा सकते हैं, नहीं कराते हैं अगर, तो ऐसे भी रोग हैं जो महामारी का भी रूप ले सकते हैं। तो कौन सा रोग है, तो इसमें जो ऑप्शन है पोलियो है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन या अस्थमा। तो दोस्तों जो महामारी का रूप ले सकता है वो है ऑप्शन नंबर ए पोलियो। पोलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण ना होने पर बच्चों में सबसे गंभीर जटिलता क्या हो सकती है। अब देख रहे हैं ना, टीकाकरण ना होने को लेकर के किस तरह से सवाल आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है टीकाकरण ना होने पर बच्चों में सबसे गंभीर जटिलता क्या हो सकती है। दांतों में कीड़ा लगना, गंभीर संक्रमण और मृत्यु, आँखों की रोशनी बढ़ना या वजन बढ़ना। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर संक्रमण और मृत्यु। दोस्तों जहाँ टीकाकरण की बात आती है और संक्रमण है या संक्रमित शब्द है तो आप समझ जाइएगा कि उसका संभावित आंसर वही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि टीकाकरण का उद्देश्य ही है संक्रमित रोगों से बचाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी को टिटनेस का टीका नहीं लगाया जाता है तो उसे क्या हो सकता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को टिटनेस की आवश्यकता है, टिटनेस का टीका लगाने की आवश्यकता है, लेकिन अगर उसको नहीं लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है? ऑप्शन है मांसपेशियों में ऐंठन और लकवा, दूसरा है हड्डियों की कमजोरी, तीसरा है डेंगू और चौथा है अपच। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मांसपेशियों में ऐंठन और लकवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न होने पर नवजात शिशु को कौन सा घातक रोग हो सकता है? अब यहाँ पे नवजात शिशु पर बात आ गई है कि अगर टीकाकरण नहीं हुआ है किसी नवजात शिशु का तो उसको कौन सा घातक रोग हो सकता है? ऑप्शन है सेप्सिस, हाइपरटेंशन, मलेरिया या एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेप्सिस। सेप्सिस नाम की जो घातक बीमारी है वो नवजात शिशु को हो सकती है अगर उसका टीकाकरण नहीं हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न कराने से किस बीमारी का सबसे अधिक खतरा रहता है? टीकाकरण यदि नहीं हुआ है तो किस बीमारी का खतरा सबसे अधिक रहता है? ऑप्शन है चेचक, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी या अवसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेचक। चेचक होने का खतरा सबसे अधिक रहता है अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया है तो। अगला क्वेश्चन है, अगर हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया जाए तो किस अंग को नुकसान हो सकता है? हेपेटाइटिस बी का टीका यदि नहीं लगाया जाता है तो शरीर के किस अंग को नुकसान हो सकता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, यकृत या किडनी। इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत, लीवर जिसको कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हेपेटाइटिस का टीका लगवाना ज़रूरी है ताकि आपकी लीवर सही रहे। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न होने से गर्भवती महिलाओं में कौन सा रोग हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कि टीकाकरण नहीं हुआ है तो गर्भवती महिलाओं में कौन सा रोग होने की संभावनाएं हैं? यहाँ पे ऑप्शन है टिटनस, डेंगू, पीलिया या ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिटनस। ठीक है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खसरा के टीकाकरण के बिना बच्चों को कौन सी गंभीर समस्या हो सकती है? अगर मान लीजिए कि बच्चों में खसरे का टीका नहीं लगाया गया है तो उनको कौन सी गंभीर समस्या हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नेत्रहीनता, वजन बढ़ना, हड्डियों में दर्द या बाल झड़ना। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगाया गया है तो उसको एक गंभीर समस्या हो सकती है और वो क्या हो सकती है? विजिबिलिटी की। ठीक है, नेत्रहीनता। ठीक है, उसको कम दिखाई देने शुरू हो सकता है। ठीक है, नेत्रहीन हो सकता है वो। ठीक है, इसीलिए खसरे का टीका लगवाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा पोलियो का टीका नहीं लगवाता है तो उसे क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि अगर पोलियो का टीका नहीं लगवाएगा तो उसे लकवा मार सकता है, पंगुता जिसको कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी टीका ना लगवाने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? डीपीटी का टीका अगर आप नहीं लगवाते हैं तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? ये दिए गए 4 ऑप्शन में से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो है पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। ठीक है, ये बीमारी हो सकती है अगर आप डीपीटी का टीका नहीं लगवाते हैं तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न होने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि टीकाकरण हो ही नहीं हुआ है टीकाकरण तो कौन सा प्रभाव नहीं होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, कि संक्रामक रोगों का खतरा नहीं होगा, कि महामारी का फैलाव नहीं होगा, कि उच्च मृत्यु दर नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए टीकाकरण नहीं होता है तो कौन सा प्रभाव नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग केवल टीकाकरण से ही रोका जा सकता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो केवल टीकाकरण से ही रोका जा सकता है? तो ऑप्शन में है आपके मलेरिया, टिटनस, टाइफाइड या ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है टिटनस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर किसी बच्चे को बीसीजी टीका ना लगाया जाए तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि अगर किसी बच्चे को बीसीजी का टीका ना लगाया जाए तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पीलिया या डेंगू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरक्लोसिस।
जिसको टीबी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए बीसीजी का टीका लगवाना ज़रूरी है ताकि बच्चे को टीबी ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न कराने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे समाज की बात आ गई है कि अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन है रोगों का अधिक प्रसार, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, चिकित्सा में खर्च, या सभी स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर टीकाकरण ना हो और सभी स्वस्थ हों, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है टीकाकरण ना कराने से समाज पर जो असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा कि रोगों का अधिक प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण ना होने से कौन सा दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, जो लंबे समय तक प्रभावी रहता है, वो कौन सा है। अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो मृत्यु दर में वृद्धि, केवल बच्चों में बीमारियां, केवल ग्रामीण क्षेत्रों की में बीमारी का फैलाव, या कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, टीकाकरण अगर आप नहीं कराए हैं तो चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टीकाकरण होना ज़रूरी है, और टीकाकरण यदि आप नहीं कराते हैं तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा कि मृत्यु दर में वृद्धि होगी, क्योंकि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु दर में वृद्धि होनी ही होनी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु दर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण न कराने से स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि टीकाकरण नहीं कराते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अस्पतालों पर अधिक भार, बीमारियों में कमी, दवाओं की ज़रूरत कम हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप टीकाकरण नहीं कराए हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर, हेल्थ सर्विसेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अस्पतालों पर अधिक भार होगा। भाई, जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो उतने ज़्यादा अस्पतालों पर भर्ती होंगे, इसलिए टीकाकरण अगर आप नहीं कराए हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर यही प्रभाव पड़ेगा कि अस्पतालों पर अधिक भार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण ना कराने से कौन सा संक्रामक रोग अधिक फैल सकता है। ठीक है, टीकाकरण यदि आपने नहीं कराया है तो कौन सा रोग अधिक फैल सकता है, संक्रामक रोग है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है दोस्तों, जो कि टीकाकरण ना कराने से अधिक तेज़ी से फैल सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको NRHM कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी। ठीक है, NRHM की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर बी। 2005 में NRHM की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। अगला है, NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब NRHM का, अब देखिए इधर से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे तो NRHM से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, आयुष प्रणाली को बढ़ावा देना, या केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। तो दोस्तों, NRHM का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि NRHM के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। गांव में जो आशा कार्यकर्ता होती है, गांव में भी होती है, शहर में भी होती हैं, तो जो NRHM में आशा कार्यकर्ता होती हैं उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन है, मरीजों की सर्जरी करना, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करना, दवा निर्माण करना, या अस्पतालों की देखरेख करना। तो दोस्तों, जो आशा कार्यकर्ता हैं उनका जो कार्य होता है टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करना। ठीक है, आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जब कोई डिलीवरी होती है तो आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया जाता है, या अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई समस्या होती है तो आशा कार्यकर्ता से ही परामर्श लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
एनआरएचएम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं? ठीक है, एनआरएचएम के अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है, तो कितनी जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 30,000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना किस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों जो जननी सुरक्षा योजना है तो ये आती है NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है ये योजना, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआरएचएम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है? स्वास्थ्य केंद्र कितने जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है? 30,000 पर। ठीक है, और जो आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है तो कितनी जनसंख्या पर की जाती है? ये की जाती है 2,000 की जनसंख्या पर आशा कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विलय कर दिया गया? ठीक है, जो एनआरएचएम था तो किस वर्ष उसको एनएचएम में सम्मिलित कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 2010, 2013, 2017 या 2020। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2013। ठीक है, 2013 में एनआरएचएम को एनएचएम में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआरएचएम के तहत उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 5,000। 5,000 की जनसंख्या के पर एनआरएचएम के तहत उपकेंद्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआरएचएम के तहत मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर की संख्या को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मातृ मृत्यु दर की, तो इसलिए मातृ मृत्यु दर से संबंधित है जननी सुरक्षा योजना, जिसे JSY भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? जो एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, गरीबों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना या आयुष उपचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस जो एनआरएचएम का आपने क्वेश्चन दूसरा ही क्वेश्चन जो किया था एनआरएचएम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1965, 1975, 1985 या 1995। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही एकीकृत बाल विकास है ना, एकीकृत बाल विकास सेवा, इसी को ICDS कहते हैं। ठीक है, तो ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ICDS के तहत कौन सी योजना नहीं आती है? अब ICDS के तहत कौन सी योजना नहीं आती है? ऑप्शन है मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं, पूरक पोषण कार्यक्रम या टीकाकरण। तो दोस्तों आंगनवाड़ी भी आती है, पूरक पोषण भी है और टीकाकरण भी है। तो फिर कौन सी योजना नहीं आती? मध्याह्न भोजन योजना इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ICDS के अंतर्गत कौन कार्य करता है? अब जो ICDS है एकीकृत महिला बाल विकास है, इसके अंतर्गत कार्य कौन करता है? डॉक्टर करता है, नर्स है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या फार्मासिस्ट है? तो दोस्तों एकीकृत बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन से बच्चे लाभान्वित होते हैं? मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों में जो लाभ मिलता है तो किस उम्र के बच्चों को मिलता है?
ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या सभी आयु वर्ग के बच्चे। तो दोस्तों जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है ना, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपके पूरे टॉपिक के वीडियो कवर हो पाएंगे। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। और अगर आपको भूलने की समस्या है, और जाहिर सी बात है कितने सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो भूलेंगे ही, तो आप नोट बुक और पेन ले कर के बैठिएगा, और जो ऐसी चीज़ें होंगी उनको आप नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICDS योजना में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच या उपरोक्त सभी। तो ICDS योजना में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ये उपरोक्त सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषण और टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच, इन सभी प्रकार की सेवाएं ICDS महिला और एकीकृत महिला बाल विकास में दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICDS के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे है वित्तीय सहायता, पोषक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार प्रशिक्षण या ऋण सुविधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पोषक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICDS के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम किसके लिए है? ICDS तहत पूरक पोषण कार्यक्रम किसके लिए है? इसका जो राइट आंसर है वो है 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए। जो एकीकृत महिला बाल विकास है ना कार्यक्रम, तो इसके तहत जो पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जाता है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICDS का मुख्य क्रियान्वयन कौन करता है? ठीक है, तो ICDS एकीकृत महिला बाल विकास का मुख्य क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन या आंगनवाड़ी केंद्र। तो इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? आंगनवाड़ी केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ICDS के अंतर्गत पूरक पोषण की अवधि कितनी होती है? मतलब कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने वर्ष तक जो पूरक पोषण दी जाती है एकीकृत महिला बाल विकास में ICDS में, तो उसकी टाइमिंग क्या है? तो 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। 6 माह तक पूरक पोषण की अवधि होती है जो एकीकृत महिला बाल विकास से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जिसको NRHM कहते हैं, तो किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? तो इसमें 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है कि 12वीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना से NRHM की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है NRHM के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? NRHM के तहत जो ये एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चला है जिसको JSSK का नाम दिया जाता है शॉर्ट में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी प्रसव के दौरान और उसके बाद मातृ एवं शिशु को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। ये किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, JSSK। ठीक है, आपको शॉर्ट में भी याद रख लेना है। हो सकता है कि ये शॉर्ट में ही आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, तो आपको शॉर्ट में भी याद रखना है JSSK होता है। अगला क्वेश्चन है कि NRHM के तहत सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन है? नर्स है, डॉक्टर है, आशा कार्यकर्ता है कि लैब तकनीशियन है? तो दोस्तों NRHM के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसको आशा कार्यकर्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NRHM के अंतर्गत किस योजना के तहत अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है? जो NRHM है, तो NRHM के अंतर्गत किस योजना के तहत
अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन दिया गया है जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत या मातृ वंदना योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है एनआरएचएम के तहत 24/7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या महत्व है। 24/7 का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या महत्व है? ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यह 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। जो एम्बुलेंस की बात यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, ठीक है, कि 24/7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो महत्व है कि 24/7 इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। अब चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, तो चाहे आप एम्बुलेंस की बात करिए या कि मेडिसिन या कुछ भी, अगर आप दवाई ववाई कराने जाते हैं, चाहे दिन में जाइए रात में जाइए, हर प्रकार से आपको सुविधा मिलेगी 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपको ये जो सेवाएं हैं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, हर डॉक्टर की ड्यूटी डे नाइट में अलग अलग लगती है, इसलिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है तो बंद नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एनआरएचएम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को किस प्रकार का वेतन दिया जाता है। अब जो गांव में जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, इनको जो वेतन दिया जाता है तो किस प्रकार का वेतन है? मासिक वेतन मिलता है कि कमीशन आधारित भुगतान है कि प्रोत्साहन राशि है जिसको इंसेंटिव बेस कहते हैं, या स्थायी सरकारी वेतन है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों वीडियो पॉज करिए और अपने से दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको जो वेतन दिया जाता है। ठीक है, अगला नंबर है एनआरएचएम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से किस स्तर पर किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर या केवल पंचायत स्तर पर? तो दोस्तों एनआरएचएम का जो कार्यान्वयन है तो मुख्य रूप से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनआरएचएम के तहत उप केंद्र का संचालन कौन करता है। ठीक है, जो एनआरएचएम के तहत उप केंद्र होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हैं, तो इनका संचालन कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शन है एएनएम, एनएम, जिसको एनएम कहते हैं। एनएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, तीसरा है लैब टेक्नीशियन, या चौथा है सिविल सर्जन। तो जो एनआरएचएम के तहत उप केंद्र होते हैं तो इसका संचालन एनएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनआरएचएम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच किस योजना का हिस्सा है। गर्भवती महिलाओं का जो मुफ्त जांच होता है तो ये किस योजना का हिस्सा है, किस योजना के तहत मुफ्त में जांच किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या मिशन इंद्रधनुष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनआरएचएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसे जिम्मेदार बनाया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसे जिम्मेदार बनाया गया है? ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, या निजी अस्पताल। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? पीएचसी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, और अगर जिले लेवल की बात करें तो जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आईसीडीएस के तहत सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। आईसीडीएस एकीकृत महिला बाल विकास के तहत सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, वृद्धजन देखभाल, उच्च शिक्षा, या गर्भ निरोधक उपाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कौन सी सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व दिया गया है? आईसीडीएस के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनको कौन कौन सी सर्विसेज प्रदान करने का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो गर्भवती महिलाओं की देखभाल भी करती है, बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देना और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी ध्यान देना, ये किनका काम है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, पूरक पोषण कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा या इंद्रधनुष योजना? ठीक है, कौन सा यहाँ पे योजना है जिसके अंतर्गत बच्चों के मानसिक विकास के लिए चलाया गया है? तो वो है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो इससे मिलते जुलते ही नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है, आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य है, महिला एकीकृत महिला एवं बाल विकास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत बच्चों को कौन सा पोषण प्रदान किया जाता है? तो एकीकृत महिला बाल विकास योजना के अंतर्गत जो बच्चों को पोषण दिया जाता है उस पोषण को क्या कहते हैं? पूरक पोषण कहते हैं, या फल और सब्जियां, या केवल दूध, या केवल अनाज? क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरक पोषण। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है? तो आईसीडीएस के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता होती हैं तो उनके द्वारा किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण और शिक्षा, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं और तीसरा आपको डाउट में है और चौथा ऑप्शन मान लीजिए उपरोक्त सभी का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र किसके लिए होते हैं? पोषण पुनर्वास केंद्र किसके लिए होते हैं? ऑप्शन है कुपोषित बच्चों के लिए, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, केवल बुजुर्गों के लिए, या केवल नवजात शिशुओं के लिए? तो जो दोस्तों पोषण पुनर्वास केंद्र है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुपोषित बच्चों के लिए। जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके लिए होता है पोषण पुनर्वास केंद्र। ठीक है, जो किसके द्वारा है, किसके अंतर्गत ये आता है? ये आता है एकीकृत महिला बाल विकास, आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस कार्यक्रम का लाभ कौन उठा सकता है? आईसीडीएस कार्यक्रम का लाभ 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, या केवल पुरुष, या 18 से 25 वर्ष के युवा, या केवल वरिष्ठ नागरिक? तो दोस्तों एकीकृत महिला बाल विकास नाम से ही पता है, तो इसका जो लाभ उठाएगा कौन उठाएगा? ऑप्शन नंबर ए उठाएगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अधीन कार्य करती है? तो जो आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ये किसके अधीन काम करती है? जिला अधिकारी, या सीडीपीओ, या पुलिस विभाग, या नगर निगम? ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो काम करती है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के अधीन कार्य करती है, सीडीपीओ जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली सेवाएं कितने घटकों पर आधारित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 6। ठीक है, 6 घटकों पर आधारित है आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस का मातृत्व लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? मातृत्व लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आईसीडीएस के अंतर्गत जो चलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। गर्भवती महिलाओं को जो आर्थिक सहायता मिलती है 1000-1200 रुपये जो भी मिलता है, तो उसका जो लाभ होता है मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत दिया जाता है। और ये योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? एकीकृत महिला बाल विकास, जिसको आईसीडीएस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
एनआरएचएम के तहत किस प्रकार के हेल्थ वर्कर को ग्राम पंचायतों में स्थापित किया गया है? ग्राम पंचायतों में किस प्रकार के वर्कर को स्थापित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सरपंच या मिडवाइफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता को ग्राम पंचायतों में स्थापित किया जाता है, ठीक है, हेल्थ वर्कर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत बच्चों को किस प्रक्रिया के माध्यम से पोषण दिया जाता है? तो आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत बच्चों को किस प्रक्रिया के माध्यम से पोषण दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्र में अनुदान, मिड डे मील योजना, पोषण किट और टीकाकरण या सहेली केंद्र। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण किट और टीकाकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना या वयस्कों में रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब देखिए भारत सरकार द्वारा कई सारे ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो इसका उद्देश्य है कि मानसिक रोगियों के लिए उपचार और सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आयुष्मान कार्ड जो बनता है आप लोग जानते होंगे, तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाना, गरीब और निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, युवा रोजगार अवसरों का निर्माण करना। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है तो किसके लिए होता है? गरीब और निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वच्छता और खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। ये उद्देश्य आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ध्यान रखना है, तभी आप सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रम चलाना या ग्रामीण बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है? बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बालकों के लिए विशेष पोषण अभियान या राष्ट्रीय मातृत्व कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बालकों के लिए विशेष पोषण अभियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए जो राष्ट्रीय उद्देश्य योजना है उनका क्या उद्देश्य है, ठीक है, जो राष्ट्रीय योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है,
उनकी पोषण स्थिति को बेहतर बनाना, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या महिलाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाना। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई है, इसका उद्देश्य है उनकी पोषण स्थिति को बेहतर बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको HWC कहते हैं, की स्थापना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि NHM के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वही होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और गैर संचारी रोगों का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना का संबंध किससे है। अब यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है कायाकल्प। तो कायाकल्प योजना का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और स्वच्छता स्तर में सुधार से इसका संबंध है कायाकल्प योजना का। ठीक है, जो सरकारी अस्पतालें हैं और स्वास्थ्य केंद्र है उसमें स्वच्छता के स्तर में वृद्धि से संबंधित है कायाकल्प का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस योजना के माध्यम से गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जिसको पहले NRHM कहते थे, अब उसको 2013 में विलय कर दिया गया है NHM में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस योजना के माध्यम से गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है NPCDCS। दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे कि आपको NPCDCS का फुल फॉर्म हमको कमेंट करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, NHM के तहत लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, NHM के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था लक्ष्य। इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अस्पतालों में प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पतालों का निर्माण करना, या सभी प्रकार के संचारी रोगों को खत्म करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अस्पतालों में प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना के तहत पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषण अभियान चलाया गया था एकीकृत महिला एवं बाल विकास योजना के तहत। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ICDS योजना के तहत स्नेहा शिविर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक स्नेहा शिविर कार्यक्रम चलाया गया एकीकृत महिला बाल विकास योजना के तहत, इसका नाम है स्नेहा शिविर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास, केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना, या केवल शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास करना स्नेहा शिविर का मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ICDS CAS, जिसको CAS का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एकीकृत महिला बाल विकास के अंतर्गत कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जिसको कैश कहते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डेटा संग्रह और निगरानी के लिए, टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए,
राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण की निगरानी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डेटा संग्रह और निगरानी के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोषण ट्रैकर किस योजना से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पोषण ट्रैकर की बात हो रही है तो ये किस योजना से संबंधित है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या मिशन इंद्रधनुष या एकीकृत बाल विकास सेवा या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों पोषण ट्रैकर योजना का जो संबंध है वो है एकीकृत महिला बाल विकास सेवा से, ठीक है। यहाँ पे पोषण ट्रैकर योजना संबंधित है ICDS से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना में सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने की अनुशंसा कब की जाती है, ठीक है। जो एकीकृत महिला बाल विकास योजना में सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको सैम कहते हैं, वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने की अनुशंसा कब की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है जब उनका वजन सामान्य बच्चों से 10% कम हो। दूसरा ऑप्शन है जब वे जेड स्कोर से 3SD से कम हो और कोई चिकित्सा जटिलता हो। और तीसरा ऑप्शन है जब उनकी ऊंचाई 80% से कम हो। और चौथा है केवल जब वे 1 वर्ष से कम उम्र के हों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब वे जेड स्कोर 3SD से कम हो और कोई चिकित्सा जटिलता हो, तब उनको कहाँ पे भर्ती करने की अनुशंसा दी जाती है, पोषण पुनर्वास केंद्र में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 142 क्वेश्चन को आपको कराया है चैप्टर नंबर 4 और 5 से लेकर के। दोस्तों हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। और हम अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और चैप्टर जो बचे हुए उन पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।